इस कहानी की शुरुआत हमें हजारों साल पहले के समय में ले जाती है। उस दौर में वेनवू नाम का एक बेहद शक्तिशाली आदमी था जिसने रहस्यमय 10 रिंग्स को खोज निकाला था। ये रिंग्स साधारण हथियार नहीं थे, बल्कि इनमें ऐसी अद्भुत शक्तियां छिपी हुई थीं जिनकी वजह से वेनवू को लगभग देवताओं जैसी ताकत और लंबी उम्र का वरदान मिल गया था। लेकिन इतनी शक्ति मिलने के बाद भी उसने उनका सही इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि उसके दिल में और ज्यादा ताकत हासिल करने की लालसा थी। इसी लालच में उसने अपनी 10 रिंग्स आर्मी खड़ी की और सदियों तक दुनिया के अलग अलग राज्यों और सरकारों को जीता रहा। ताकत और सत्ता की भूख में वेनवू हजारों सालों तक भटकता रहा। लेकिन एक दिन उसे अपनी शक्ति बढ़ाने का एक नया तरीका पता चला, और वह था टालो गांव की रहस्यमयी शक्तियां। कहा जाता था कि घने जंगलों के बीच कहीं टालो नाम का एक छिपा हुआ गांव है जो आम लोगों की नजरों से बिल्कुल ओझल रहता है। वहां रहने वाले लोग आज भी प्राचीन देवताओं की युद्ध कला और रहस्यमयी शक्तियों के बारे में जानते थे। इतना ही नहीं, उस जगह पर कई तरह के मिथकीय जीव भी पाए जाते थे। यही वजह थी कि वेनवू अपने साथियों के साथ उस रहस्यमयी गांव का रास्ता ढूंढने निकल पड़ा। लेकिन जिस जंगल से होकर टालो तक पहुंचा जाता था वह साधारण जंगल नहीं, बल्कि एक मायावी भूल भुलैया जैसा था। रास्ता समझ में आने से पहले ही उनकी गाड़ी गहरी खाई में गिर गई। हालांकि वेनवू ने अपनी रिंग्स की ताकत से खुद को बचा लिया। इसके बाद भी उसने हार नहीं मानी और फिर से टालो तक पहुंचने का रास्ता तलाशने लगा। इसी दौरान उसकी मुलाकात यिंगली से होती है, जो टालो गांव की रक्षक थी। वेनवू ने उससे गांव का रास्ता पूछा, लेकिन यिंगली ने साफ मना कर दिया और कहा कि टालो में उसके जैसे इंसान के लिए कोई जगह नहीं है। इसी बात को लेकर दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। लेकिन यिंगली ने अपनी अनोखी युद्ध कला और टालो की रहस्यमयी शक्तियों की मदद से वेनवू को हरा दिया। हालांकि इस लड़ाई के दौरान दोनों के बीच एक अनोखा रिश्ता बन गया और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। बाद में उनके 2 बच्चे हुए, शांग-ची और शालिंग। परिवार मिलने के बाद वेनवू की जिंदगी बदल गई। उसने अपने सारे बुरे काम छोड़ दिए और 10 रिंग्स को एक बॉक्स में बंद करके रख दिया। अब वह अपने परिवार के साथ एक शांत और खुशहाल जिंदगी जीने लगा। एक दिन छोटा शांग-ची अपनी माँ से पूछता है कि अगर उसके पिता की रिंग्स इतनी ताकतवर थीं, तो आपने उन्हें कैसे हरा दिया। इस पर यिंगली मुस्कुराते हुए बताती है कि जिस जगह से वह आती है वहाँ के लोगों को महान रक्षक ड्रैगन की जादुई शक्तियों का आशीर्वाद मिला हुआ है, और जिस पर उस ड्रैगन की कृपा हो जाती है वह असंभव लगने वाले काम भी कर सकता है। इसके बाद यिंगली अपने बेटे को एक खास लॉकेट देती है और उससे कहती है कि जब भी तुम्हें लगे कि तुम अपनी राह से भटक गए हो, यह तुम्हें घर का रास्ता याद दिलाएगा, इसलिए इसे हमेशा अपने पास रखना। कुछ समय तक उनका परिवार खुशी खुशी जी रहा था। लेकिन एक दिन जब वेनवू घर पर नहीं था, तभी आयरन गैंग के कुछ लोग उनके घर पर हमला कर देते हैं। दरअसल वेनवू ने पहले उनके संगठन को खत्म करने की कोशिश की थी, इसलिए वे अब उससे बदला लेना चाहते थे। ये देखकर यिंगली तुरंत शांग-ची और शालिंग को घर के अंदर भेज देती है और खुद दुश्मनों का सामना करने के लिए खड़ी हो जाती है। लेकिन अब उसके पास पहले जैसी शक्तियां नहीं थी, क्योंकि वेनवू से शादी करने के लिए उसने अपनी जादुई ताकतों का त्याग कर दिया था। इसी वजह से वह आयरन गैंग के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती। जब वेनवू वापस घर लौटा है और यिंगली की लाश को देखता है तो वह अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। अब वेनवू फिर से अपनी 10 रिंग्स पहन लेता है और बदले की आग में डूबकर दुश्मनों का सफाया करना शुरू कर देता है। इसके बाद वह अपने बेटे शांग-ची को भी बचपन से ही मार्शल आर्ट्स की कठोर ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है। लगातार अभ्यास और कठिन प्रशिक्षण की वजह से कुछ ही सालों में शांग-ची एक बेहद खतरनाक और कुशल फाइटर बन जाता है। जब वह लगभग 14 साल का होता है तब वेनवू उसे एक खास मिशन पर भेजता है। उसका लक्ष्य था आयरन गैंग के उस लीडर को खत्म करना जिसने उसकी माँ की हत्या करवाई थी। वेनवू शांग-ची से कहता है कि हमने तुम्हारी माँ के कातिल को ढूंढ लिया है, इसीलिए अब उसे खत्म करना तुम्हारा फर्ज भी है और तुम्हारा हक भी। वह यह भी कहता है कि जब तुम इस मिशन को पूरा करके लौटोगे तब पूरी दुनिया एक बार फिर 10 रिंग्स की ताकत के सामने झुक जाएगी। शांग-ची अपने मिशन पर निकल पड़ता है, लेकिन उस मिशन को पूरा करने के बाद उसके दिल में एक अजीब सा अपराध बोध पैदा हो जाता है। उसे महसूस होने लगता है कि वह जिस रास्ते पर चल रहा है वह गलत है। इसी वजह से वह वहाँ से भागकर सैन फ्रांसिस्को पहुंच जाता है और अपनी असली पहचान छुपाने के लिए अपना नाम बदलकर शॉन रख लेता है। इसके बाद कहानी हमें प्रेजेंट टाइम में ले आती है, जहाँ शांग-ची सुबह जल्दी उठकर अपनी दोस्त केटी के घर की तरफ जाता है। दरअसल शांग-ची और केटी पिछले लगभग 10 सालों से बहुत अच्छे दोस्त हैं और दोनों साथ मिलकर एक होटल में वैलेट पार्किंग का काम करते हैं। एक दिन जब दोनों बस में बैठकर अपने काम पर जा रहे होते हैं, तभी अचानक कुछ लोग उन पर हमला कर देते हैं। ये लोग 10 रिंग्स संगठन के थे और उन्हें शांग-ची के गले में पहने हुए लॉकेट को छीनने के लिए भेजा गया था। लेकिन शांग-ची उस लॉकेट को किसी भी कीमत पर देना नहीं चाहता था, क्योंकि वह उसकी माँ की आखिरी निशानी थी। इसलिए वह तुरंत उन हमलावरों से लड़ना शुरू कर देता है और अपनी शानदार फाइटिंग स्किल्स से उन्हें एक एक करके काबू कर लेता है। तभी वहाँ रेजर फिस्ट पहुंच जाता है, जो 10 रिंग्स का एक बेहद खतरनाक योद्धा था। उसकी बाह की जगह लगी हुई ब्लेड जैसी तलवार किसी भी चीज को आसानी से काट सकती थी। रेजर फिस्ट शांग-ची पर जोरदार हमला करता है और
शांग ची मुश्किल से उसके वारों से बच पाता है। इसी दौरान उसकी ब्लेड बस के कंट्रोल सिस्टम को भी नुकसान पहुंचा देती है, जिससे बस के ब्रेक फेल हो जाते हैं और बस पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। हालात और खराब तब हो जाते हैं जब बस ड्राइवर भी बेहोश हो जाता है। ऐसे में केटी तुरंत ड्राइवर सीट पर बैठकर बस को संभालने की कोशिश करती है, जबकि शांग ची पीछे रेजर फिस्ट से लड़ता रहता है। लेकिन लड़ाई के दौरान रेजर फिस्ट की तलवार बस को 2 हिस्सों में काट देती है। यह देखकर शांग ची तुरंत सभी यात्रियों को बस के सुरक्षित हिस्से में ले जाता है। फिर वह रेजर फिस्ट को जोरदार धक्का देकर बस के पिछले हिस्से में गिरा देता है, जिससे बस का वह हिस्सा अलग होकर नीचे गिर जाता है और क्रैश हो जाता है। हालांकि इस अफरा तफरी के बीच रेजर फिस्ट शांग ची के गले से वह लॉकेट छीनने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद जब शांग ची घर लौटता है तो वह तुरंत मकाऊ जाने की तैयारी करने लगता है, क्योंकि उसे याद आता है कि उसकी माँ ने बिल्कुल वैसा ही एक लॉकेट उसकी बहन शालिंग को भी दिया था। इसका मतलब साफ था कि 10 रिंग्स के लोग अब उसकी बहन के पीछे भी जरूर जाएंगे। केटी हैरान होकर शांग ची से पूछती है कि आखिर यह सब क्या हो रहा है और तुम असल में हो कौन? तब शांग ची उसे सच बताता है कि जिन लोगों ने हम पर हमला किया था वे उसके पिता के आदमी थे और अब वे उसकी बहन पर भी हमला कर सकते हैं, इसलिए उसे तुरंत मकाऊ जाना होगा, क्योंकि यह उसकी बहन की सुरक्षा का सवाल है। केटी बिना सोचे समझे कहती है कि अगर तुम जा रहे हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। इसके बाद दोनों प्लेन से मकाऊ के लिए रवाना हो जाते हैं। सफर के दौरान शांग ची केटी को अपने अतीत की लगभग पूरी कहानी बता देता है, लेकिन एक बात वह उससे छुपा लेता है। वह केटी से कहता है कि उसने अपने पिता का दिया हुआ वह मिशन कभी पूरा ही नहीं किया था। कुछ समय बाद दोनों मकाऊ पहुंच जाते हैं। वहां वे उस जगह को ढूंढते हैं जिसका एड्रेस शालिंग ने शांग ची को भेजे हुए पोस्ट कार्ड पर लिखा था। वह जगह असल में एक इलीगल फाइट क्लब निकलती है। शांग ची और केटी लिफ्ट से ऊपर जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचते ही शांग ची को चालाकी से एक फाइट कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया जाता है। दरअसल बस वाली लड़ाई का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो चुका था, इसलिए फाइट क्लब के लोग उसे रिंग में लड़ाने का मौका नहीं छोड़ना चाहते थे। उनकी पूरी फाइट कंपनी डार्क वेबर लाइव स्ट्रीम होती थी, जहां दुनिया भर के लोग इन खतरनाक मुकाबलों पर बैटिंग लगाते थे। जब शांग ची फाइट के लिए एरिना में उतरता है तो वह देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि उसका मुकाबला किसी और से नहीं बल्कि उसकी अपनी बहन शालिंग से होने वाला होता है। शालिंग अपने भाई से बहुत गुस्सा थी। दरअसल जब शांग ची मिशन पर गया था तब उसने शालिंग से वादा किया था कि वह सिर्फ 3 दिनों में वापस आ जाएगा, लेकिन वह कभी लौटा ही नहीं। उसी बात का गुस्सा शालिंग के अंदर सालों से भरा हुआ था, इसलिए जैसे ही लड़ाई शुरू होती है वह पूरी ताकत से शांग ची पर हमला करती है और उसे बुरी तरह पीट देती है। आखिरकार उस मुकाबले में शांग ची हार जाता है। मैच खत्म होने के बाद शालिंग उससे मिलने आती है और गुस्से में पूछती है कि आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो। तब शांग ची उसे बताता है कि 10 रिंग्स के लोगों ने सैन फ्रांसिस्को में उस पर हमला किया था और वे उसका लॉकेट छीन कर ले गए। वह उसे समझाता है कि उनकी माँ ने बिल्कुल वैसा ही एक लॉकेट उसे भी दिया था, इसलिए अब 10 रिंग्स के लोग जल्द ही उसके पीछे भी आएंगे। शांग ची को शक था कि उनके पिता इन दोनों लॉकेट्स का इस्तेमाल किसी खतरनाक मकसद के लिए करना चाहते हैं, लेकिन शालिंग उसकी बात सुनकर और ज्यादा नाराज हो जाती है। वह कहती है कि जब तुम मुझे अकेला छोड़कर गए थे उस समय मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, लेकिन तुम कभी वापस नहीं आए। उसी दिन मुझे समझ आ गया था कि मुझे अपनी जगह खुद बनानी होगी, इसलिए मुझे न पहले तुम्हारी जरूरत थी और न अब है। यह सुनकर शांग ची हैरान हो जाता है और पूछता है कि अगर ऐसा है तो फिर तुमने मुझे वह पोस्ट कार्ड क्यों भेजा था? तब शालिंग बताती है कि उसने कोई पोस्ट कार्ड नहीं भेजा। यह सुनते ही शांग ची समझ जाता है कि यह सब उसके पिता की चाल थी और उसे यहाँ फंसाने के लिए ही यह सब किया गया था। तभी अचानक वहाँ 10 रिंग्स के कई योद्धा पहुंच जाते हैं और सभी पर हमला कर देते हैं। इस अफरा तफरी में शालिंग अपने लोगों के साथ वहाँ से निकल जाती है और शांग ची और केटी को पीछे छोड़ देती है। हालात देखकर शांग ची बिल्डिंग की खिड़की का कांच तोड़ देता है और बाहर निकलने का रास्ता बनाता है। वह केटी से भी बाहर आने को कहता है, लेकिन केटी काफी डर जाती है, क्योंकि बाहर सिर्फ पतली सी बांस की सीढ़ियों जैसी संरचना थी जिस पर चलना आसान नहीं था। शांग ची उसे भरोसा दिलाता है कि अगर हम नीचे तक पहुंच गए तो यहाँ से भाग सकते हैं। आखिरकार केटी हिम्मत जुटाती है और दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी 10 रिंग्स के कुछ लोग उन्हें देख लेते हैं। शांग ची तुरंत केटी से कहता है कि तुम आगे बढ़ो, मैं इन्हें रोकता हूँ। इसके बाद वह अकेले ही कई फाइटर्स से भिड़ जाता है। उधर केटी जैसे ही आगे बढ़ती है एक दुश्मन उस पर हमला कर देता है और वह नीचे गिर जाती है। तभी अचानक शालिंग वापस आ जाती है और केटी को बचा लेती है। अब भाई बहन दोनों साथ मिलकर 10 रिंग्स के सैनिकों से लड़ने लगते हैं। लड़ते हुए शांग ची शालिंग से कहता है कि तुम तो हमें मरने के लिए छोड़कर चली गई थी। इस पर शालिंग जवाब देती है कि अब तुम्हें समझ आया होगा कि जब कोई मुश्किल वक्त में तुम्हें छोड़कर चला जाता है तो कैसा लगता है। इसके बाद दोनों मिलकर दुश्मनों को हरा देते हैं, लेकिन तभी वहाँ डेथ डीलर पहुंच जाता है जो 10 रिंग्स का सबसे खतरनाक फाइटर था। वह अचानक हमला करके शालिंग का लॉकेट छीन लेता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। ये देखकर शांग ची तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ता है और उसे रोक लेता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। शांग ची के अंदर सालों का गुस्सा भरा हुआ था, क्योंकि बचपन में डेथ डीलर ही वह इंसान था जिसने उसे बेहद क्रूर ट्रेनिंग दी थी और उसे कई बार टॉर्चर भी किया था। इसलिए इस बार वह उसे बुरी तरह पीटने लगा है। लेकिन तभी वहाँ वेनवू पहुंच
पहुंच जाता है और शांग-ची को रोक देता है। वह अपने बेटे से कहता है कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। इसके बाद वेनवू उन सभी को अपने साथ 10 रिंग्स हेडक्वार्टर ले जाता है, जहाँ पूरी 10 रिंग्स आर्मी उनका स्वागत करती है। उधर शालिंग केटी को अपने कमरे में लेकर जाती है। वहाँ केटी थोड़ी घबराई हुई उससे पूछती है कि क्या तुम्हारे पिता हमें भी मार देंगे। इस पर शालिंग उसे समझाती है कि अगर तुम चुपचाप रहोगी तो शायद पिता यह भूल जाएंगे कि तुम यहाँ हो। माँ की मौत के बाद वह पूरी तरह बदल गए थे। शालिंग आगे बताती है कि माँ के जाने के बाद पिता उसे देखना भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि वह उन्हें माँ की याद दिलाती है। इसलिए उसने अकेले ही मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग शुरू कर दी। हालांकि उसे लड़कों के साथ ट्रेनिंग लेने की इजाजत नहीं थी, इसलिए वह दूर से उन्हें ट्रेनिंग करते हुए देखती रहती थी और वही सब खुद सीखती थी। धीरे धीरे उसने सब कुछ खुद ही सीख लिया और कई मामलों में उनसे बेहतर बन गई। केटी उससे पूछती है कि तुमने घर कब छोड़ा था। इस पर शालिंग बताती है कि जब वह 16 साल की थी तभी वह यहाँ से भाग गई थी, क्योंकि उसे लगने लगा था कि उसका भाई अब कभी वापस नहीं आएगा। इसके बाद सभी लोग साथ में डिनर करने बैठते हैं। उसी दौरान शांग-ची अपने पिता से पूछता है कि आखिर आपने मुझे इतने सालों बाद ढूंढ कैसे लिया। तब वेनवू उन्हें बताता है कि वह काफी समय से तुम दोनों पर नजर रखे हुए था। अब समय आ गया है कि तुम दोनों अपने पिता के साथ खड़े हो जाओ। यह सुनकर शांग-ची साफ मना कर देता है और कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा। इसके बाद वेनवू उन्हें एक खास कमरे में लेकर जाता है। वहाँ वह कहता है कि जब तुम दोनों घर छोड़कर चले गए थे तब मुझे तुम्हारी माँ की याद और ज्यादा सताने लगी थी, इसीलिए मैंने उसके गांव टालो के बारे में और गहराई से जानकारी जुटानी शुरू की। तभी मुझे पता चला कि वहाँ पहाड़ों के अंदर एक रहस्यमयी दरवाजा है जिसके पीछे तुम्हारी माँ को टालो के लोगों ने कैद करके रखा हुआ है। लेकिन शांग-ची और शालिंग को उसकी इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। तब वेनवू कहता है कि शुरुआत में मुझे भी इस बात पर यकीन नहीं था, लेकिन एक दिन जब मैं अपने काम में डूबा हुआ इसी कमरे में बैठा था तभी मुझे तुम्हारी माँ की आवाज सुनाई दी, जैसे वह यहीं कहीं पास मौजूद हो। उसने मुझसे कहा कि उसे मेरी मदद की जरूरत है। यह सुनकर शांग-ची पूछता है कि आखिर माँ के अपने ही गांव वाले ऐसा क्यों करेंगे। तब वेनवू बताता है कि जब हमारा प्यार शुरू हुआ था तब तुम्हारी माँ चाहती थी कि हम दोनों टालो में ही साथ रहें, इसलिए उसने अपने बुजुर्गों से इसकी इजाजत मांगी, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं उस गांव के लायक नहीं हूँ। उसी दिन से मुझे लगने लगा कि शायद यिंगली आज भी जिंदा है और टालो के लोगों ने उसे कैद करके रखा हुआ है। लेकिन शांग-ची अपने पिता को समझाने की कोशिश करता है कि माँ अब इस दुनिया में नहीं है। तब वेनवू उन्हें एक और हॉल में लेकर जाता है। वहाँ वह उनकी माँ के दिए हुए लॉकेट को एक ड्रैगन की मूर्ति की आंखों में लगा देता है। जैसे ही लॉकेट वहाँ फिट होता है अचानक वहाँ से पानी बहने लगता है और कुछ ही पलों में वह पानी जमकर बर्फ बन जाता है। फिर जैसे ही वह बर्फ नीचे गिरती है उसके बीच से एक रास्ता बनने लगता है। वेनवू उन्हें समझाता है कि टालो तक पहुँचने का रास्ता एक तरह की भूल भुलैया है, लेकिन जंगल के अंदर एक सीधा रास्ता भी मौजूद है जो साल में सिर्फ एक बार खास दिन पर खुलता है। उस रास्ते तक पहुँचने के लिए यह जानना जरूरी होता है कि वह कब और कहाँ खुलेगा, और अब मुझे दोनों बातें पता चल चुकी हैं। इसके बाद वह अपनी पूरी 10 रिंग्स आर्मी को इकट्ठा करता है और ऐलान करता है कि आज से 3 दिन बाद हम टालो जाएंगे और मेरी पत्नी को उसकी कैद से आजाद कराकर वापस घर लाएंगे। फिर वह शांग-ची की तरफ देखकर कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाया हूँ ताकि तुम अपनी माँ को वापस लाने में मेरी मदद कर सको। ये सुनकर शालिंग पूछती है कि अगर टालो के लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे तो आप क्या करेंगे। तब वेनवू ठंडे स्वर में कहता है कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो पूरा गांव जलकर राख हो जाएगा। यह सुनकर शांग-ची गुस्से में कहता है कि आप ऐसी बेकार बातों के सहारे माँ के गांव में घुसने की कोशिश नहीं कर सकते। यह सुनते ही वेनवू गुस्से से भड़क उठता है और शांग-ची तथा शालिंग पर हमला कर देता है। इसके बाद वह अपने सैनिकों को आदेश देता है कि इन दोनों को जेल में डाल दिया जाए। जब वेनवू अपने कमरे में वापस जाता है तो उसे फिर से यिंगली की आवाज सुनाई देती है। वह आवाज कहती है कि बहुत जल्द हम सब फिर से एक साथ होने वाले हैं। उधर शांग-ची, शालिंग और केटी को एक कैद खाने में बंद कर दिया जाता है। वहाँ शांग-ची उनसे कहता है कि अगर हम डैड से पहले टालो नहीं पहुँचे तो वह हमारे परिवार की बची खुची यादों को भी खत्म कर देंगे। उसी दौरान उन्हें पास से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। जब वे उस दिशा में देखते हैं तो पाते हैं कि वहाँ एक अजीब सा आदमी कैद है जिसका नाम ट्रेवर स्लैटरी होता है। ट्रेवर उन्हें अपनी कहानी बताता है। वह कहता है कि कुछ समय पहले एक फिल्म प्रोड्यूसर ने उसे एक खतरनाक टेररिस्ट का किरदार निभाने के लिए रखा था, लेकिन असल में वह प्रोड्यूसर उसे बेवकूफ बना रहा था क्योंकि वह खुद ही एक असली आतंकवादी निकला। इसी वजह से जब ट्रेवर ने टेररिस्ट का वह रोल निभाया तो पुलिस को सच में लगा कि वही असली आतंकवादी है, इसलिए उसे पकड़कर जेल में डाल दिया गया। बाद में वेनवू ने उसे वहाँ से निकलवा लिया था क्योंकि शुरुआत में उसका इरादा उसे मारने का ही था, लेकिन जब ट्रेवर ने उनके सामने अपनी एक्टिंग और परफॉर्मेंस दिखाई तो वेनवू का दिल बदल गया। तभी से ट्रेवर हर हफ्ते उनके लिए एक छोटा सा शो करता रहता है। तभी वहाँ एक अजीब सा मिथिकल क्रिएचर दिखाई देता है। उसे देखकर केटी और शांग-ची दोनों घबरा जाते हैं क्योंकि उस जीव का सिर ही नहीं होता। तब ट्रेवर उन्हें बताता है कि इसका नाम मॉरिस है और ये उससे बात कर सकता है। ट्रेवर आगे बताता है कि मॉरिस कह रहा है कि वह शांग-ची को जानता है
है क्योंकि वह उसकी माँ के साथ टालो में बड़ा हुआ था। लेकिन जब वेनवू उस मायावी जंगल में रास्ता ढूंढ रहे थे तब उन्होंने मॉरिस को वहाँ से अपने साथ ले लिया था। अब मॉरिस चाहता है कि शांग-ची उसे वापस उसके घर पहुंचा दे। ये सुनकर शांग-ची कहता है कि अगर उसके बस में होता तो वह जरूर उसे वापस ले जाता, लेकिन उसके पिता के अनुसार टालो का रास्ता साल में सिर्फ एक ही बार खुलता है। तब ट्रेवर कहता है कि मॉरिस के मुताबिक वह अभी भी उन्हें वहां तक ले जा सकता है और उस मायावी भूल भुलैया को पार करने में मदद कर सकता है। हालांकि यह बेहद खतरनाक है क्योंकि अब तक कोई भी इंसान उस रास्ते को पार करके जिंदा वापस नहीं आया है। यह सुनकर केटी पूछती है कि हम यहाँ से निकलेंगे कैसे। उसी समय शालिंग वहाँ एक सुरंग का रास्ता ढूंढ लेती है और शांग-ची को बताती है कि उनके पिता अपनी पूरी 10 रिंग्स आर्मी के साथ निकलने वाले हैं, इसलिए उन्हें जल्दी यहाँ से भागना होगा। वे लोग उस सुरंग से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन गार्ड्स को इसकी भनक लग जाती है और वे उन्हें रोकने पहुंच जाते हैं। मजबूर होकर शांग-ची और शालिंग उनसे लड़ते हैं और रास्ता बनाकर आगे बढ़ते हैं। आगे एक दरवाजा आता है जो सिर्फ फिंगरप्रिंट से खुल सकता था। जब 10 रिंग्स के सैनिक उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं तब वे उनसे लड़ते हुए एक गार्ड का फिंगरप्रिंट इस्तेमाल करके वह दरवाजा खोल लेते हैं और वहाँ से सुरक्षित बाहर निकल जाते हैं। सुबह होते होते वे लोग उस रहस्यमयी जंगल तक पहुँच जाते हैं। मॉरिस उन्हें रास्ता दिखाता रहता है ताकि वे उस मायावी जंगल की भूल भुलैया में भटकने से बच सकें। इसी तरह चलते चलते वे एक बड़े झरने तक पहुँचते हैं। जैसे ही वे उस झरने के अंदर जाते हैं वहाँ का पानी अचानक जमने लगता है और उनके सामने एक छुपा हुआ रास्ता बन जाता है। उसी रास्ते से गुजरकर वे सीधे टालो की दुनिया में पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचकर वे देखते हैं कि उस जगह पर कई तरह के अद्भुत और मिथकीय जीव रहते हैं। कुछ ही देर बाद वे टालो गांव तक पहुंच जाते हैं। शांग-ची गांव वालों को अपना परिचय देने की कोशिश करता है, लेकिन वे उसकी बात सुनने के बजाय उस पर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी वहां यिंग नान आ जाती है जो यिंग ली की बहन होती है। वह गांव वालों को रोक देती है और शांग-ची तथा शालिंग से कहती है कि मैं तुम्हारी मौसी हूँ। अपने भांजे भांजी से मिलकर यिंग नान बहुत खुश होती है, लेकिन शांग-ची तुरंत उसे बताता है कि उनके पास ज्यादा समय नहीं है क्योंकि उनके पिता वेनवू जल्द ही 10 रिंग्स आर्मी के साथ यहाँ हमला करने आने वाले हैं। ये सुनकर यिंग नान उन्हें अपने साथ नदी के किनारे ले जाती है। वहाँ वह बताती है कि उनका गांव उस काले द्वार का रक्षक है जिसके पीछे एक खतरनाक अंधेरी शक्ति कैद है। उनका काम उस द्वार की रक्षा करना है ताकि वह बुराई कभी बाहर ना आ सके। यह सुनकर शांग-ची कहता है कि उसके पिता उसी दरवाजे को खोलने यहाँ आने वाले हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी पत्नी वहीं कैद है। तब यिंग नान उनसे पूछती है कि वेनवू को ऐसा क्यों लगता है। इस पर शालिंग बताती है कि उन्हें बार बार माँ की आवाज सुनाई देती है जैसे वह उनसे मदद मांग रही हो। इसके बाद यिंग नान उन्हें टालो के इतिहास के बारे में बताती है। वह कहती है कि उनका गांव इस विशाल सृष्टि का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। ये दुनिया बहुत बड़ी और रहस्यमयी है जहां ऐसे कई शहर और लोक मौजूद हैं जो हमारी दुनिया से कहीं ज्यादा अद्भुत हैं। वह आगे बताती है कि हजारों साल पहले तक इस दुनिया में शांति और समृद्धि थी और टालो के लोग प्रकृति और मिथकीय प्राणियों के साथ मिलकर संतुलन में रहते थे। लेकिन उस शांति को अंधेरे के हैवान ने भंग कर दिया क्योंकि वह अपने साथ पूरी आत्मा भक्षक की फौज लेकर आया था। उसके रास्ते में जो भी इंसान आता उसकी फौज उसकी आत्मा निगल जाती और हर आत्मा के साथ उसकी शक्ति बढ़ती जाती, जिससे उसने हमारी दुनिया को लगभग खत्म कर दिया। फिर वह तुम्हारी दुनिया का विनाश करने के लिए आगे बढ़ा। तब तुम्हारी दुनिया को नष्ट होने से बचाने के लिए हमारे टालो के नेताओं ने अपने सबसे शूरवीर योद्धाओं को भेजा, लेकिन हमारे पूर्वज उन काली शक्तियों के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। फिर एक दिन महान रक्षक ड्रैगन ने हमारी मदद की और हमारी हार को जीत में बदल दिया। उन्होंने हमारे साथ मिलकर उस अंधेरे के हैवान और उसकी आत्मा भक्षक फौज को इस काले द्वार के पीछे बंद कर दिया। अपने महारक्षक की जादुई शक्तियों के वरदान से हम टालो के लोगों ने आज तक इस काले द्वार की रक्षा की है और आगे भी करते रहेंगे। फिर वह उन्हें यह भी बताती है कि तुम्हारे पिता अकेले नहीं हैं जो इस द्वार को खोलना चाहते हैं, क्योंकि सदियों से बहुत से लोगों ने इस द्वार को खोलने की कोशिश की लेकिन वे सभी नाकामयाब रहे। हालांकि उन सब में एक बात समान थी कि उन सभी को एक रहस्यमयी आवाज सुनाई देती थी जो उन्हें उनकी हर ख्वाहिश पूरी होने का सपना दिखाती थी। इसके बाद वह यह भी बताती है कि आत्मा भक्षक जानते हैं कि वे 10 रिंग्स की ताकत से आजाद हो सकते हैं, इसलिए वे तुम्हारे पिता को तुम्हारी माँ की आवाज में पुकार रहे हैं। फिर यिंग नान शांग-ची और शालिंग को अपने पूर्वजों के कमरे में लेकर जाती है। वहाँ वह उन्हें बताती है कि तुम्हारी माँ जानती थी कि एक दिन तुम दोनों यहाँ जरूर आओगे, इसलिए उसने मुझे पहले ही बता दिया था कि मुझे क्या क्या तैयारी करनी होगी। फिर वह उन दोनों को उनके खास सूट देती है और कहती है कि अपनी माँ को खोने के बाद हर बच्चा इस दुनिया में खुद को अकेला महसूस करता है, लेकिन तुम अकेले नहीं हो। तुम हमारे इस परिवार की संतान हो और यहाँ तुम्हारा हमेशा स्वागत है। इसके बाद सभी लोग युद्ध की तैयारी और प्रैक्टिस करने लगते हैं। केटी भी तीर कमान चलाना सीखने लगती है। वहीं शांग-ची अपनी मौसी के पास जाता है और उनसे पूछता है कि उसकी माँ ने उसके पिता को कैसे हराया था। तब यिंग नान उसे वही खास फाइटिंग स्टाइल सिखाने लगती है। उधर दूसरी तरफ वेनवू अपने सैनिकों से कहता है कि सुबह होते ही हम टालो के लिए रवाना होंगे, क्योंकि सुबह के समय ही उस मायावी जंगल का रास्ता
खुलेगा। वहीं शांग ची काफी परेशान नजर आता है क्योंकि उसे अपने अतीत की पुरानी बातें बार बार याद आ रही होती हैं। जब आयरन गैंग के लोगों ने उसकी माँ को मार दिया था, वही पल बार बार शांग ची के दिमाग में घूमने लगा है। इन सब यादों से शांग काफी उदास हो जाता है। तभी केटी वहाँ आ जाती है। तब शांग उससे कहता है कि मैंने तुमसे झूठ कहा था कि मैं अपनी माँ के कातिलों को नहीं मार पाया। सच यह है कि मैंने उन्हें मार दिया था क्योंकि मुझे लगा था कि अगर मैं अपना नाम और पहचान बदल लूंगा तो शायद मैं वह सब भूल जाऊंगा जो उस दिन हुआ था। लेकिन अगर आज मॉम जिंदा होती तो शायद वह मुझसे नफरत करती। ये सुनकर केटी उसे समझाती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हारे डैड ने तुम्हें सिर्फ 7 साल की उम्र से ही एक किलर बनाना शुरू कर दिया था। तब शांग कहता है कि मॉम की मौत के जिम्मेदार असल में डैड ही हैं और अब वह उनके गांव को भी बर्बाद करने आ रहे हैं। इसलिए अब मैं उन्हें रोकूंगा, चाहे मुझे उन्हें खत्म ही क्यों न करना पड़े, क्योंकि उन्होंने मुझे यही सिखाया है। ये सब कहकर शांग वहाँ से उदास होकर चला जाता है। अगली सुबह सभी लोग युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं और दूसरी तरफ वेनवू भी अपनी पूरी 10 रिंग्स आर्मी के साथ वहाँ पहुँच जाता है। वेनवू शांग से कहता है कि आखिर तुम उन्हीं लोगों की मदद करने आ गए जिन्होंने तुम्हारी माँ को कैद कर रखा है। तब यिंग नान कहती है कि वह वहाँ नहीं है, वह दरवाजे के पीछे एक खतरनाक हैवान है जो तुम्हें बहका कर सबका विनाश करना चाहता है। लेकिन वेनवू उनकी बात सुनने को तैयार नहीं होता और हमला कर देता है। इसके बाद दोनों तरफ से भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी बीच वेनवू उस काले द्वार को खोलने के लिए आगे बढ़ता है। शांग उसे रोकने की कोशिश करता है। तब वेनवू कहता है कि क्या तुम मुझसे अकेले लड़ने की बेवकूफी करोगे? शांग जवाब देता है कि मैं आपसे नहीं डरता। ये सुनते ही वेनवू उस पर हमला कर देता है और कहता है कि तुम तो पूरी जिंदगी मुझसे डरकर भागते रहे हो। तुम वहीं थे जब वे लोग तुम्हारी माँ को मारने आए थे, लेकिन तुमने कुछ नहीं किया। तब शांग गुस्से में कहता है कि माँ के जाने के बाद हमें आपकी जरूरत थी, लेकिन आपने हमें छोड़कर उन रिंग्स को चुन लिया। ये कहते हुए वह अपने पिता पर हमला करने लगता है। फिर शांग उससे कहता है कि क्या आपको सच में लगता है कि माँ आपके पास वापस आना चाहेगी, और अगर वह जिंदा भी होती तो क्या वह आप जैसे इंसान के पास लौटना चाहती? यह सुनकर वेनवू गुस्से से पागल हो जाता है और अपनी सभी 10 रिंग्स की ताकत से शांग पर हमला कर देता है। उस जबरदस्त वार से शांग दूर जाकर पानी के अंदर गिर जाता है। इसके बाद वेनवू फिर से उस काले द्वार की तरफ बढ़ने लगता है क्योंकि उसे अब भी यिंगली की मदद मांगती हुई आवाजें सुनाई दे रही थीं। वह अपनी रिंग्स से लगातार उस द्वार पर हमला करने लगता है। उसके वार से द्वार में दरार पड़ने लगती है और अंदर से आत्मा भक्षक बाहर निकलने लगते हैं। यह देखकर शालिंग सब कुछ चिल्लाकर कहती है कि अगर हम सबने मिलकर लड़ाई नहीं की तो यहाँ कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, क्योंकि तुम्हारे साधारण हथियार इन राक्षसों पर काम नहीं करेंगे। तब रेजर फिस्ट घमंड से कहता है कि हमें तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, हम 10 रिंग्स हैं। लेकिन तभी एक आत्मा भक्षक अचानक डेथ डीलर की आत्मा खींचकर उसे मार देता है। 10 रिंग्स के सैनिक उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके हथियारों का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। इसके बाद आत्मा भक्षक रेजर फिस्ट पर भी हमला कर देता है। तभी यिंग नान अपने खास हथियार से उसे बचा लेती है, क्योंकि उन राक्षसों को सिर्फ टालो के खास हथियारों से ही मारा जा सकता था जिन पर ड्रैगन की खाल छड़ी हुई थी। यह सब देखकर अब रेजर फिस्ट को भी समझ आ जाता है कि वह लोग अकेले इन खतरनाक आत्मा भक्षकों का सामना नहीं कर सकते, इसलिए वह भी शांग ची और तालो के लोगों का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। उधर दूसरी तरफ आत्मा भक्षक लगातार लोगों की आत्माएं खींचते हुए उन्हें काले द्वार के पीछे ले जा रहे होते हैं ताकि उस अंधेरे के हैवान की ताकत और भी ज्यादा बढ़ सके। यह देखकर यिंग नान शालिंग को बताती है कि अगर उस अंधेरे के हैवान की ताकत और ज्यादा बढ़ गई तो फिर उसे इस दुनिया में कोई भी नहीं रोक पाएगा। इसके बाद सभी लोग अपने हथियार उठाते हैं और उन आत्मा भक्षकों का सामना करने के लिए झील की तरफ बढ़ने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ शांग ची पानी के अंदर डूब रहा होता है। उसी समय उसे अपने बचपन की बातें याद आने लगती हैं। उसे याद आता है जब उसकी माँ यिंगली ने उससे कहा था, डरो मत, ड्रैगन का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम मेरे और तुम्हारे पिता दोनों की अच्छाई का हिस्सा हो, इसलिए जो भी हमने तुम्हें सिखाया है उसे पूरे दिल से अपना लो। जैसे ही ये बातें उसके मन में गूंजती हैं, शांग ची अचानक अपनी आंखें खोल देता है। तभी झील की गहराइयों से तालो का महारक्षक ड्रैगन ग्रेट प्रोटेक्टर बाहर निकलकर उसके सामने आ जाता है। उधर वेनवू अभी भी उस काले द्वार को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि उसे अब भी यिंगली की आवाज सुनाई दे रही होती है जो उसे बुला रही होती है। इधर तालो के लोग और 10 रिंग्स के सैनिक मिलकर आत्मा भक्षकों से भयानक लड़ाई लड़ रहे होते हैं। तभी अचानक शांग ची उस विशाल ड्रैगन की पीठ पर बैठकर पानी से बाहर आता है और अब वह ड्रैगन भी इस लड़ाई में सबकी मदद करने लगता है। तभी यिंग नान शांग ची से कहती है, तुम्हें अपने पिता को रोकना होगा। ये सुनकर शांग ची सीधे अपने पिता वेनवू के पास पहुंच जाता है और उन पर हमला कर देता है। वह उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि माँ वहाँ नहीं है, ये सब एक धोखा है, लेकिन वेनवू उसकी कोई बात नहीं सुनते और फिर पिता और बेटे के बीच एक भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। इस दौरान शांग ची अपनी माँ से बचपन में सीखी हुई फाइटिंग स्टाइल का इस्तेमाल करता है। उसी तकनीक की मदद से वह धीरे धीरे 10 रिंग्स में से 5 रिंग्स को अपने नियंत्रण में कर लेता है। अब दोनों के बीच 10 रिंग्स की ताकत से जबरदस्त मुकाबला होने लगता है। वेनवू अपनी बाकी 5 रिंग्स से शांग ची पर हमला करता है, लेकिन शांग ची भी अब रिंग्स की ताकत को समझ चुका होता है और वह खुद को उनसे बचा लेता है और
आखिरकार वह सभी 10 रिंग्स को अपने काबू में कर लेता है। लेकिन इसके बावजूद भी शांग-ची अपने पिता पर हमला नहीं करता, बल्कि वह उन्हें नीचे गिरा देता है। तब वेनवू उससे कहते हैं, मुझे उसे बचाना ही होगा क्योंकि वह मुझे पुकार रही है। इस पर शांग-ची दुखी होकर कहता है, काश यह सच होता। तभी अचानक वह काला द्वार टूट जाता है और उसके पीछे कैद अंधेरे का हैवान ड्वेलर इन डार्कनेस बाहर निकल आता है। जैसे ही वह आजाद होता है, वह तुरंत वेनवू और शांग-ची पर हमला करने लगता है। लेकिन आखिरी समय पर वेनवू अपनी रिंग्स की मदद से शांग-ची को बचा लेते हैं। तभी उस अंधेरे के हैवान का एक विशाल आत्मा भक्षक वेनवू को पकड़ लेता है और उसकी आत्मा खींचने लगता है। अब वेनवू को भी समझ आ जाता है कि वह अब तक गलत था, इसलिए मरने से पहले वह अपनी सारी 10 रिंग्स शांग-ची को सौंप देता है ताकि वह इस अंधेरे की शक्ति को रोक सके। और फिर उसी पल वह आत्मा भक्षक उसकी आत्मा खींच लेता है और वेनवू की मौत हो जाती है। तभी वह भयानक अंधेरे का हैवान अचानक शांग-ची पर हमला करने लगता है। लेकिन उसी समय श्यालिंग ड्रैगन की पीठ पर बैठकर उस हैवान पर हमला कर देती है। इससे वह हैवान थोड़ी देर के लिए रुक जाता है क्योंकि अभी उसकी पूरी ताकत वापस नहीं आई थी। इसी वजह से वह और ज्यादा आत्माएं हासिल करने के लिए गांव की तरफ बढ़ने लगता है ताकि उसकी शक्ति और बढ़ सके। यह देखकर शांग-ची तुरंत उस काले द्वार को बड़े बड़े पत्थरों से बंद कर देता है ताकि और आत्मा भक्षक बाहर ना आ सके। इसके बाद वह भी ड्रैगन पर सवार होकर गांव की तरफ बढ़ जाता है ताकि उस हैवान को रोका जा सके। अब ग्रेट प्रोटेक्टर ड्रैगन अपनी शक्तियों से उस हैवान पर हमला करता है और अपनी पानी की ताकत से उसे जकड़ लेता है। लेकिन तभी कई आत्मा भक्षक बहुत सारी आत्माएं पकड़कर उस हैवान के मुंह में डालने लगते हैं। जैसे ही वह उन आत्माओं को निगलता है, उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है और वह ड्रैगन की पकड़ से आजाद हो जाता है। इसके बाद वह भयानक हैवान ड्रैगन को पकड़ लेता है और उसकी आत्मा निकालने की कोशिश करने लगता है। उधर ग्वांग बो केटी से कहते हैं कि अगर इस हैवान को हमारे ड्रैगन की आत्मा मिल गई तो फिर उसे इस दुनिया में कोई नहीं रोक पाएगा, इसलिए हमें उसके गले पर निशाना लगाना होगा। ये सुनकर दोनों मिलकर उस हैवान के गले पर निशाना लगाने लगते हैं। लेकिन तभी एक आत्मा भक्षक अचानक ग्वांग बो को पकड़ लेता है और उसकी आत्मा खींच लेता है। ये सब देखकर केटी काफी डर जाती है क्योंकि उसके तरकश में अब सिर्फ एक ही तीर बचा था और उसने तो अभी सिर्फ एक दिन पहले ही तीर चलाना सीखा था। उधर वह हैवान श्यालिंग को भी पकड़ लेता है और उसे मारने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी शांग-ची अपनी बहन का हाथ पकड़ लेता है। श्यालिंग उससे कहती है कि तुम्हें मेरा हाथ छोड़ना होगा वरना वह हैवान ड्रैगन की आत्मा निकाल लेगा। लेकिन शांग-ची उसे जवाब देता है कि मैं तुम्हें दोबारा नहीं खो सकता। इसी बीच वह हैवान ड्रैगन की आत्मा निगलने ही वाला होता है। तभी केटी हिम्मत जुटाकर अपना आखिरी तीर चलाती है और उसका निशाना सीधे उस हैवान के गले पर लगा है। उसका निशाना बिल्कुल सही बैठता है और ड्रैगन की आत्मा निकलने से बच जाती है। इसके बाद ड्रैगन उस हैवान को पकड़कर पानी के पास ले जाता है और अपनी ताकत से उसे जकड़ लेता है। तभी शांग-ची अपनी 10 रिंग्स की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए उस हैवान की तरफ उड़ता है और पूरी ताकत के साथ उन रिंग्स को उसके सीने में मार देता है। फिर वह रिंग्स की ऊर्जा को घुमाते हुए उस अंधेरे के हैवान को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। जैसे ही वह हैवान मरता है, वैसे ही सारे आत्मा भक्षक भी खत्म हो जाते हैं। इसके बाद ड्रैगन शांग-ची और श्यालिंग को लेकर किनारे पर आ जाता है। लेकिन इस भयानक लड़ाई में बहुत से बहादुर लोग अपनी जान गंवा चुके होते हैं। उस रात सभी लोग मिलकर उन वीरों को सम्मान देते हैं जिनकी कुर्बानी की वजह से आज उन्होंने एक नया सवेरा देखा था। और फिर ग्रेट प्रोटेक्टर ड्रैगन आसमान की तरफ लौट जाता है क्योंकि अब अंधेरे के हैवान का अंत हो चुका था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शांग-ची और केटी वापस सैन फ्रांसिस्को लौट आए हैं। वहाँ वे अपने दोस्तों को पूरी कहानी सुना रहे होते हैं, लेकिन उनके दोस्तों को उनकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। तब वे उनसे पूछते हैं कि अगर यह सब सच है तो तुम्हारी बहन कहाँ है? इस पर शांग-ची जवाब देता है कि वह घर गई है मेरे पिता के सारे गैर कानूनी काम बंद करवाने के लिए। लेकिन उनके दोस्त अभी भी उनकी बातों पर भरोसा नहीं करते। तभी अचानक वहाँ वोंग आ जाता है और शांग-ची से पूछता है, क्या अभी भी तुम्हारे पास वे 10 रिंग्स हैं? इस पर शांग-ची मुस्कुराते हुए जवाब देता है, हाँ अभी भी वे मेरे पास ही हैं। इसके बाद शांग-ची और केटी वोंग के साथ वहाँ से चले जाते हैं और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है।